Assalamu alaikum, dear students. I hope you will all in best state of health. तो आज हम अपना CTS2 जो है वो शुरू करते हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स के लिए है। तो फर्स्ट MCQ है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कौन से हैं। तो अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो वो प्रोटीन्स हैं। अगर आप देखें तो जो बायोमॉलिक्यूल्स का टेबल है उसमें प्रोटीन्स की परसेंटेज जो दी हुई होगी वो होगी 18%। नेक्स्ट, ये चार जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं और MCQ है कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल सेल में हायर परसेंटेज में है बनिस्बत किसके, मेमेलियन सेल के, तो वो है RNA। अगर हम इसको जो बायो मॉलिक्यूल्स वाला टेबल है उसमें देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो RNA है इसकी परसेंटेज 6% है, जबकि यूकैरियोट्स में ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.25% होगी। नेक्स्ट, गिवन ऑर्गेनिजम्स में से सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट्स आपको किस में मिलते हैं, तो उसका आंसर है जेलीफिश। कितने परसेंट है? 99% है। नेक्स्ट, पानी के अंदर कई यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हाई हीट कैपेसिटी, जैसा कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसा कि हम पढ़ते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ एडहेशन। ये पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। तो इनकी रीज़न जो है वो क्या होगी? इनकी रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये पानी के अंदर कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप करती होती है। तो ये कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टीज एसिड ऑफ सैप में मदद करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वो कौन सी पॉलीसेकेराइड है जो कि आपको अबंडेंट मिलती है ह्यूमंस के मसल्स में? तो मसल्स के अंदर जो पॉलीसेकेराइड होती है वो है ग्लाइकोजन। आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लाइकोजन होती है, इट इज फाउंड आइदर इन द लीवर सेल्स एंड इन द मसल सेल्स। नेक्स्ट, अगर हम ग्लूकोज के मोलेकुलर फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो वो है C6H12O6। और क्वेश्चन ये है कि अगर हम 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ें और जोड़ने के नतीजे में डिहाइड्रेशन भी हो, तो फिर जो मोलेकुलर फार्मूला होगा नीचे दिए गए हो में से कौन सा होगा? तो देखो, हमारे पास टोटल जो ग्लूकोज है वो कितने हैं? वो है 10। ग्लूकोज का फार्मूला कितना है? C6H12O6 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमारे पास टोटल कार्बन जो आ जाते हैं वो कितने आ जाते हैं? C60, H हो जाएंगे 120 और O भी हो जाएंगे 60। अब जिस वक्त
तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। तो कौन सी बॉन्ड बनती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है। और क्या चीज रिलीज होती है? पानी का मॉलिक्यूल रिलीज्ड होता है। तो दो ग्लूकोज जुड़े तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। जब 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होंगे तो 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगी और 9 ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड होंगे। और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स के रिलीज होने का मतलब जो है वो ये है कि हाइड्रोजन के 18 और ऑक्सीजन के 9 मॉलिक्यूल्स। अब हम इसको माइनस कर देंगे किस में से? इनमें से। तो जब इनमें से हम H18 और O9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? C60H1O2O51। तो ये हमने किस में से माइनस किया? ये हमने माइनस किया C60H120O60 माइनस H18 एंड O9। तो आंसर जो है वो क्या आ गया? C60H1O2O51। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू कितनी है? तो ये कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, बुक की लाइन है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। नेक्स्ट है पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है जिस पे पानी फ्रीज होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कीप्स द टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर ऑर्गेनिज्म? तो इसमें क्या आ जाएगा? मैक्सिमम हीट कैपेसिटी आ जाएगा। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या है? मैक्सिमम हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू पानी की ज़्यादा होती है और पानी की हाई हीट कैपेसिटी जो होती है इट एक्ट एज थर्मो स्टेबलाइजर। इट एक्ट एज थर्मो स्टेबलाइजर। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पानी की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अर्थ टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है? तो वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू। ठीक है, पानी को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। लिहाजा पानी खुद को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए हायर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। अब पानी को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए तो क्या होगा? जब मैक्सिमम हीट पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी तो टेम्परेचर डाउन होता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और यही फेनोमेना जो है वो अर्थ टेम्परेचर को भी मॉडरेट रखने में मदद करता है।
नेक्स्ट वेरी सिंपल है कि अगर हम किसी मैक्रो मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी। इस चीज़ को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किन दो फॉर्म्स में मिलते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स की शक्ल में। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म्स में मिले उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट करेक्टली प्योर कौन सा है? तो यही है, देखें, ग्लूकोज ग्रेप्स में पाई जाती है, उसको ग्रेप शुगर कहते हैं। सुक्रोज से चीनी बनती है। तो टेबल शुगर लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है। मिल्क शुगर और फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं। और याद रखिए फ्रक्टोज के बारे में, द स्वीटेस्ट शुगर इन द वर्ल्ड। यही वो शुगर होती है जो सीमन में होती है। नेक्स्ट, जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं? डाइसेक्राइड। तो वो बॉन्ड कौन सी होगी? तो वो होगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, COC के जरिए। इनफैक्ट इसको हम यूं भी कहते हैं, एन ईथर लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल? तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, याद रखिए, वही कार्बोहाइड्रेट्स शो करती हैं विच आर मोर soluble इन वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तमाम क्लासेस में से मोस्ट सॉल्युबल कौन सी होती हैं? मोनोसेक्राइड्स होती हैं, लिहाजा आंसर क्या आएगा? मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट, रिब्यूलोज जो है वो क्या है? इट इज अ कीटोपेंटोज। और अगर कीटोएल्डोज की बात करें तो वो राइबोज है। तो रिब्यूलोज एक कीटोपेंटोज है। और ये आपको कहाँ मिलती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। और ये किस में हिस्सा लेती है? कैल्वन साइकिल में। नेक्स्ट, राइबोज इनमें से किस में नहीं होती? देखो, आरएनए है, एफएडी है, एटीपी है। ये तीनों के अंदर ही राइबोज होगी क्योंकि ये किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के। जबकि डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और ये कौन से न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो किसमें राइबोज शुगर जो है वो नहीं होगी? आंसर है डीएनए। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, ना कि राइबोज। नेक्स्ट, माल्टोज का बनना बाय यूजिंग टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा। यू नो दैट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बुक की लाइन है कि 10 ग्राम ग्लूकोज अगर प्लांट से बनानी है तो कितनी सोलर एनर्जी चाहिए होगी? 717.6 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड। देखिए, ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें ये जिसको मैं लिख रहा हूं ए, तो ये क्या है?
ये है ग्लूकोज, और ये कौन सा ग्लूकोज है? बीटा। बीटा ग्लूकोज की निशानी के फर्स्ट कार्बन पर ओ एच ऊपर होता है। और ये जो है ये है बीटा गैलेक्टोज। और ये जो लिंकेज आप लोगों को दिखाई हुई है ये है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो फिर ये मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की यूनियन से बनता है, इसे हम क्या नाम देते होते हैं? इसको हम नाम देते होते हैं और वो है बीटा ग्लूकोज बीटा लैक्टोज की यूनियन से लैक्टोज बनता है। ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे पता चलेगा कि ये ग्लूकोज या ग्लैक्टोज है। मजीद अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, पहली बात, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होते हैं ये क्या होते हैं? एपीमर्स होते हैं। तो ये जो फोर्थ कार्बन होता है ना, यहाँ फर्क आ जाता है। तो फोर्थ कार्बन पर आप देखो ग्लूकोज के यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे था, यहाँ फोर्थ कार्बन पे देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है। तो इससे पता चलता है कि राइट वाला जो है वो ग्लूकोज था, और जो यानी ए और जिसको मैंने बी लिखा है ये ग्लैक्टोज है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है? लैक्टोज। आई रिपीट, ए वाला ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ फोर्थ कार्बन देखें, फोर्थ कार्बन पे ओ एच नीचे होता है, जो कि यहाँ पर किधर इस्तेमाल हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, जबकि ग्लैक्टोज में फोर्थ कार्बन पे ओ एच ऊपर होता है। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल जो है वो किस में आपको मिलता है? ग्लिसरॉल लिपिड्स में आता है, और यहाँ लिपिड्स में किसका जिक्र किया हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स में। तो फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम स्टडी करें तो यहाँ क्या कुछ होता है? एक, इसमें मौजूद होगा ग्लिसरॉल। दूसरा, इसमें मौजूद होंगे फैटी एसिड्स। और तीसरा, इनके अंदर क्या चीज होती है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स में होगा। नेक्स्ट, किसकी हाइड्रोलाइसिस से जो है वो माल्टोज बनता है? तो इसका आंसर है स्टार्च। या स्टार्च या ग्लाइकोजन दोनों की ब्रेकडाउन हो तो माल्टोज बनता होता है। नेक्स्ट, वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि टेस्टलेस होती हैं और इतनी बड़ी होती हैं कि डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, पानी में इनसॉल्युबल होती हैं? तो आंसर है पॉलीसेक्राइड्स। टेस्टलेस वही होती हैं। नेक्स्ट, ये कंपाउंड कौन सा है? अब अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये है बेस। ये क्या है? ये है शुगर। ठीक है। और बेस और शुगर मिले तो क्या चीज बनती है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। नेक्स्ट, इनमें से हेट्रोपोलीसेक्राइड्स जो है वो कौन सी हैं? तो पहली तीनों जो हैं ये हैं होमोपोलीसेक्राइड्स। इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो ग्लूकोज हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये हेट्रोपोलीसेक्राइड है। ठीक है। ये इसके मोनोमर्स डिफरेंट हैं, प्रोटीन्स के यूनिट्स हैं, और ग्लूकोज के ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर के डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स हैं। तो इसलिए ये हेट्रोपोलीसेक्राइड है। नेक्स्ट है कि ये आपके सामने डायग्राम दी गई है और जहाँ एरो लगा है तो कहते हैं पहचानिए ये कौन सी बॉन्ड है। पहले तो आप ये पहचानिए कि ये है क्या। तो देखो ये अमीनो एसिड्स है, ये उसका एमाइनो ग्रुप आ गया, ये उसका आ गया अल्फा कार्बन, ये आ गया आर ग्रुप, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये अगले अमीनो एसिड का फिर नाइट्रोजन। तो ये जो बॉन्ड बनी हुई है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ये यकीनन क्या होगी? पेप्टाइड बॉन्ड होगी।
नेक्स्ट, डाइपेप्टाइड कैसे वजूद में आते हैं? तो डाइपेप्टाइड वजूद में आते हैं जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ें, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगी उनके दरमियान, तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? डाइपेप्टाइड कहलाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन प्रोटीन के हवाले से क्या बात ठीक है? इंसुलिन के अंदर जो है वो क्या मौजूद होती हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। और वो दो चेन्स जो होते हैं उसमें टोटल अमीनो एसिड जो हैं वो कितने होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। 51 अमीनो एसिड्स जो हैं वो होंगे। और हम ये देखते हैं कि वो कितनी चेन्स में होंगे? दो। एक चेन के अंदर जो है वो क्या होंगे? 20, और दूसरी चेन के अंदर जो है वो क्या होंगे? 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो है कि जब किसी एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप जो है वो खत्म हो गई, तो इसका मतलब एंजाइम क्या हो रहा है? डीनेचुरेट हो रहा है। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उसका डिस्टर्ब हो रहा है? तो टर्शरी स्ट्रक्चर। और उसकी रीजन, क्योंकि एंजाइम्स असल में क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर या तो टर्शरी होता है या फिर क्वाटनरी होता है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि टर्शरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर टर्शरी। नेक्स्ट, ये इनमें से पहचानिए कि कौन सी प्रोटीन जो है वो फिब्रस प्रोटीन नहीं है। तो इमाइलेज, इमाइलेज जो है वो ये क्या है? असल में एंजाइम। और हमने अभी पढ़ा कि एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इमाइलेज नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, एक प्रोटीन है हमारी बॉडी में जिसकी शेप स्फेरिकल है, वो सॉलेबल है और कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। यकीनन ये स्फेरिकल प्रोटीन क्या होगी? एंजाइम। और एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैविंग टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे रेड मसल्स। रेड मसल्स हम कहते होते हैं स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसके अंदर प्रोटीन है और वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं है। वो प्रोटीन कौन सी होगी? मायोग्लोबिन होगी, जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है। मसल्स में बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गौर करें तो वो पूछ रहा है कि ये प्रोटीन जो है वो कौन सी है। मैं इसको हाईलाइट कर लूं, जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है। तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली जो प्रोटीन है, दैट इज नो अदर प्रोटीन एक्सेप्ट मायोग्लोबिन, ठीक है। पानी तो दे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम देख रहे हैं कि एक प्रोटीन है जो किस में हिस्सा देती है? ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग में वो प्रोटीन किसका रोल प्ले कर रही है? प्रिकर्सर का। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सी प्रोटीन होगी? तो प्रोथ्रोम्बिन होगी, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका काम होता है फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट करना? फिब्रिन में। तो ये प्रिकर्सर है, ठीक है। यानी यहीं से मामला स्टार्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग का, क्योंकि ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट,
फिब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं, अगर हम इनकी स्टडी करें तो मोस्टली फिब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। तो इसके रीज़न क्या है? तो इसके रीज़न जो है कि हाईली स्टेबल होती हैं, पानी के अंदर इंसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल रोल जो है वो प्ले करती होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो क्या है? नेक्स्ट है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के हवाले से कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट मैच करती है? तो ग्लोबुलर प्रोटीन में एंटीबॉडीज, क्योंकि ये पहली तीनों जो बी सी और डी जो हैं, पहली को छोड़ के आखिरी तीनों ये हैं फिब्रस प्रोटीन्स। जबकि एंटीबॉडीज, शायद आपको नाम याद हो, इनको हम इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लोबुलर। और क्योंकि एक एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटनरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेम चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है लिपिड्स आर suitable membrane components mainly due to, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। ये अपने हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से ये स्टेबल है, क्योंकि अपने हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, इसलिए ये इंसॉल्युबल है वाटर में, हाइड्रोफोबिक हैं, तो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के तौर पे यूज होंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लेसिथिन, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड होंगे? देखो, लेसिथिन हम किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं फॉस्फोटाइडल कोलाइन को। अगर हम फॉस्फोटाइडल कोलाइन की स्टडी करें तो दो इसमें फैटी एसिड्स होंगे, एक इसमें ग्लिसरॉल होगा, एक इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होगी। ठीक है, तो जब दो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में यूनाइट होंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ रिलीज्ड होंगे। ठीक है, इनकी यूनियन में दो वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें जो है वो मॉलिक्यूल किसका होगा? फॉस्फोरिक एसिड का होगा। जब फॉस्फोरिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहां रिलीज होगा, और बेस जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रिलीज होगा। तो दो यहाँ पर रिलीज होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है जब बेस और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेंगे यहाँ पर, और एक जब फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल यूनाइट होंगे तो वहां पर। तो टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। नेक्स्ट, वो फैटी एसिड जिसमें
कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। वो कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। नेक्स्ट, वो प्रोटीन जो कि हॉर्न्स एंड हूफ में पाई जाती है, वो कौन सी होगी? कैराटिन। और कैराटिन कौन सी प्रोटीन है? इसका शुमार फिब्रस प्रोटीन्स में होता है। नेक्स्ट, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि टीआरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? तो आंसर है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड। अगर आप पीटीबी की फर्स्ट ईयर की बुक देखेंगे तो उसमें ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, बेस दिए पूछा गया कि बताइए ये कौन सी बेस है? तो इसका आंसर है थायामाइन। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, थायामाइन जो है ये यूरासिल से मिलती जुलती है। क्या फर्क है? इस मिथाइल ग्रुप का फर्क है। अगर ये मिथाइल ग्रुप निकाल दिया जाए तो बेस बन जाती है यूरासिल, हु बहु बाकी स्ट्रक्चर यूरासिल का है। और मिथाइल ग्रुप अगर यूरासिल में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? थायामाइन। यही वजह है कि हम थायामाइन को क्या कहते हैं? मिथाइलेटेड यूरासिल कहते हैं। नेक्स्ट, कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसमें एडेनाइन 28% है। चार्गफ रूल को अप्लाई करते हुए हमने उसमें साइटोसिन की अमाउंट मालूम करनी है, तो वो कितनी है? तो बड़ा सिंपल सा है फार्मूला, देखिए। अगर 28% एडेनाइन है तो यकीनन 28% ही थायामाइन होगी, क्योंकि एडेनाइन किसके साथ पेयर बनाती है? थायामाइन के साथ। और ये टोटल कितने हो गए मिलके? 56%। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो 44% होगा वो किस पे मुश्तमिल होगा डीएनए में? वो होगा ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ग्वानिन भी कितने परसेंट होगी? और 22% ही इसमें क्या होगी? 28%, 22% ही इसमें साइटोसिन होगी। तो आंसर क्या आ गया कि साइटोसाइन जो है वो कितनी होगी? 22%। नेक्स्ट है, चार्गव रूल के मुताबिक कौन सी बात ठीक है? चार्गव रूल के मुताबिक एडेनाइन किसके बराबर होती है? थायामाइन के। और ग्वानाइन किसके बराबर होती है? साइटोसिन के। तो ये आएगा। ए हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि देखो, यहां लिखे ए बराबर है जी के, सी बराबर है टी के। क्या ये रूल है? गलत है। तो करेक्ट आंसर, एडेनाइन इज इक्वल टू थायमाइन एंड ग्वानाइन इक्वल टू साइटोसाइन। नेक्स्ट, डीएनए के हेलिक्स में जो एक टर्न होगा, डीएनए हेलिक्स का जो एक टर्न होगा वो कितना बड़ा है? उसका आंसर है 3.4 नैनोमीटर। और उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है? अगर हम आरएनए और डीएनए में फ़र्क देखें तो दो चीज़ों का फ़र्क है। आरएनए के अंदर शुगर जो होती है वो कौन सी होती है? राइबोस। और आरएनए के अंदर यूरेसिल होती है। जबकि अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें
जो बेस होती है वो यूरासिल नहीं होती, बल्कि थायामाइन होती है। और शुगर राइबोज नहीं होती, डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, कौन सा आरएनए है जो लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम? तो उसका आंसर है जो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, और वो कौन सा है? एमआरएनए। ये अपना फंक्शन करते ही डिग्रेड हो जाता होता है। कई साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डिग्रेड कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो एमआरएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बनता है, और कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में। और जब ये साइटोप्लाज्म में आता है तो सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी डिग्रेडेशन कर सकते हैं, लिहाजा ये फौरन ही अपना काम सर अंजाम देता है, जिसके बाद ये डिग्रेड हो जाता है। तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। नेक्स्ट, वो कौन सा आरएनए है जिसके ऊपर आपको अमाइनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन नजर आती है किस शक्ल में? कोडॉन्स। तो वो है एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर हमें क्या नजर आते होते हैं? कोडॉन्स नजर आते हैं, जो कि राइबोसोम्स को डायरेक्शन देते हैं अबाउट अमाइनो एसिड नंबर्स एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करें तो उसमें हमें क्या मिलते हैं? रिसेप्टर्स मिलते हैं। वो रिसेप्टर्स किसकी यूनियन से बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की यूनियन से जो रिसेप्टर्स बनेंगे वो कौन से होंगे? ग्लाइको प्रोटीन्स होंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की यूनियन से बनते हैं, इनको हम न्यूक्लियो जो है न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन, या हम और क्या बोल सकते हैं अगर न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियो प्रोटीन्स ना बोले? तो हम कह देते हैं ये न्यूक्लियो हिस्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है इन चारों में से जो कि आपको सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलता? न्यूक्लियो प्रोटीन्स ये कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ? दे आर फाउंड इन क्रोमोसोम, जबकि ये तीनों के तीनों आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। नेक्स्ट है जो सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? तो उसका आंसर जो है ग्लाइकोप्रोटीन के। सेल की सिक्रीशंस मोस्टली जो होती हैं, जैसे कि म्यूकस है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। म्यूकस एंड इम्यूनोग्लोबिन का रोल आपको कहाँ नजर आता है? इम्यूनिटी में, इम्यून रिस्पॉन्स। तो केमिकली ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकस पे देखें तो भी आपको इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलती हैं। एंटीबॉडीज कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को। तो इनके भी अगर हम केमिकली देखें तो ये भी क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप पेज 224 देखें तो वाज़े तौर पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के टॉपिक में लिखा हुआ है कि इट इज एसेंशियली अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन फ्यूल बॉडी जो एनर्जी जनरेट करने के लिए करती है वो कौन सा है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट है कि जो पायरुविक एसिड होता है, अगर हम इसकी स्टडी करें तो पायरुविक एसिड किस किस प्रोसेस से यूटिलाइज हो सकता है एक सेल के अंदर? तो
इसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी ये यूटिलाइज होते हैं, लेकिन कैल्विन साइकिल में नहीं, क्योंकि कैल्विन साइकिल असल में फोटोसिंथेसिस की कौन सी स्टेज है? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में आपने अभी एक एमसीक्यू गुजरा होगा, रिब्यूलोज। रिब्यूलोज यूज होती है, पायरुविक एसिड यूज नहीं होता, तो ये डार्क रिएक्शन में यूज नहीं होता। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो उसकी आगे ऑक्सीडेशन होगी, क्रेब्स साइकिल से गुजरेगा और यूं क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये स्टडी की जाए तो नेट एटीपी कितने बनते हैं? दो बनते हैं। कैसे? देखो, स्टेप वन, ग्लूकोज गुजरेगा ग्लाइकोलाइसिस से और क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। और इस दौरान एटीपी तो बनती हैं चार, लेकिन क्योंकि दो हो गए यूज, तो नेट एटीपी दो। अब ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड से जो है वो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने में कोई एटीपी नहीं बनता। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लूकोज से लेकर लैक्टिक एसिड तक के बनने का ये पूरा प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। और कितने एटीपी बन रहे हैं? सिर्फ दो। तो करेक्ट आंसर इसमें 2 ATP आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ATP आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है यूक्रियोटिक सेल में कहाँ होती है? देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, एनारोबिक में नहीं होता। तो फिर ये प्रोसेस सारा का सारा कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज बनती है? लैक्टिक एसिड, या फिर हम पढ़ते हैं कि इथाइल अल्कोहल। अब जो फंजाई हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, तो उनमें इथाइल अल्कोहल बनता है। कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म। एनिमल्स भी यूकैरियोट्स में आते हैं और उनमें लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ बनता होता है? वो भी मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो स्टेजेस हैं ये साइटोप्लाज्म में होती हैं। नेक्स्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किन में होती है? अभी मैंने बताया फंजाई जैसा कि यीस्ट, और प्रिमिटिव सेल्स में भी होती है जैसा कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज़ कॉमन है? तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस उनमें हो के रहती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो क्या है? ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज है। ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो, ये स्टेज कंप्लीट हो के रहती है और पायरुवेट बन के रहता है। उसके बाद फिर आगे जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये रिएक्शन दिखाया हुआ है और इस रिएक्शन में जो है वो पूछा गया है कि बताइए कौन से एंजाइम यूज होंगे। तो ये स्टेप जो है वो क्या है? अगर आप स्टडी करें तो हमें जो चीज़ दिखाई हुई है वो है यीस्ट। यीस्ट में एनारोबिक कंडीशन में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। तो इसमें कौन से एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं? नंबर एक, आप देखें, CO2 रिलीज हो रही है, तो डी कार्बोक्सिलेज होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्या होगा? एक एंजाइम और यूज होगा जो कि हाइड्रोजन जो है रिलीज करेगा, और वो एंजाइम जो है वो कौन सा है? डीहाइड्रोजनेज। आप देख रहे हैं कि ये डीहाइड्रोजनेज जो है वो क्या करेगा?
NaDH से हाइड्रोजन लेकर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें ऐड करेगा, नतीजा उसकी हो जाएगी रिडक्शन और क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन की करेक्ट स्टेजेस, इसमें मेरे ख्याल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, फिर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और आखिर में रेस्पिरेटरी चेन। नेक्स्ट, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए प्रिपरेटरी फेज के हवाले से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो आंसर है कि उसमें क्या होते हैं, ATP यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ प्रिपरेटरी फेज में होता है और वो जो है ऑक्सीडेटिव फेज में नहीं होता। आइसोमेराइजेशन ये दोनों में होती है। फॉस्फोरिलेशन प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज दोनों में होती है। डिहाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव फेज में होगी, ये प्रिपरेटरी फेज में नहीं होती। लेकिन जो स्प्लिटिंग का काम है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्रिपरेटिव फेज में होता है, ऑक्सीडेटिव फेज में नहीं होता। जिसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता है और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। और वो कौन से हैं, एक है G3P और दूसरा जो है वो कौन सा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये स्प्लिटिंग प्रोसेस है। स्प्लिटिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर मिलता है, प्रीपरेटरी फेज में मिलता है, ऑक्सीडेटिव फेज में कहीं स्प्लिटिंग नहीं होती। बाकी आइसोमराइजेशन भी प्रीपरेटरी और ऑक्सीडेटिव फेज में होती है। फॉस्फोरिलेशन जो है वो भी प्रीपरेटरी और ऑक्सीडेटिव फेज में होती है। डिहाइड्रेशन सिर्फ ऑक्सीडेटिव फेज में होती है। तो यूनिक प्रोसेस स्प्लिटिंग। नेक्स्ट, वो कौन सा एंजाइम है जो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, बस नाम याद करने, दैट इज पायरुवेट काइनेज। नेक्स्ट एमसी है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन एक्टिवेट करता है, तो इसका आंसर है ADP। देखो, जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये इनएक्टिव हो जाता है। कौन इसको इनएक्टिवेट करता होता है, ATP। तो ATP के लेवल का ज़्यादा हो जाना जो है वो क्या करता है, ATP के लेवल का ज़्यादा हो जाना जो है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है उसको क्या कर देता है, इनएक्टिव जो है वो कर देता है। ठीक है, और ये दिया हुआ है पेज नंबर 229 पेज पे जो ग्राफ है। ठीक हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और जब एटीपी का लेवल कम होगा, एटीपी का लेवल कब कम होगा, जब एटीपी टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। तो ये एडीपी उसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जिसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने इनएक्टिव कर दिया था, जिसको एटीपी ने, सॉरी, कि एडीपी का कम होता हुआ लेवल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट कर देगा जिसको इनएक्टिव किसने किया हुआ था, एटीपी ने। नेक्स्ट है कि एनएडीएच के लेवल का ज़्यादा होना किस एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं। अगेन पेज नंबर 229 देखिए, पीटीबी का जो साइकिल बना हुआ है, तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट, तो एनएडीएच इसको इनहिबिट कर देता है। अगेन 229 पेज पीटीबी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एक कंप्लीट टर्न क्रेब साइकिल का अगर मुकम्मल हो तो कितने CO2 रिलीज होते हैं। आंसर दो। एक जब सिट्रेट से एक जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, दूसरा जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिक एसिड बनता है।
नेक्स्ट, अल्फा कीटो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब डीकार्बोक्सिलेशन से गुजरता है और CO2 रिलीज होता है तो क्या चीज बनेगी? सक्सिनिक एसिड। ये 4 कार्बन का है और ये 5 कार्बन का, तो एक कार्बन निकल जाता है CO2 की शक्ल में। 69 है कि जो फ्यूमरेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। तो कैसे, उस जगह अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर हो रही होगी। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल के नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट नहीं होता, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो क्रेब्स साइकिल में नहीं बनता? दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये भी मेमोरी बेस्ड है कि कोएंजाइम क्यू का दूसरा नाम जो है वो क्या है? यूबिकोनोन है, और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? UQ से। नेक्स्ट, साइटोक्रोम्स ये एंजाइम्स हैं, और ये कैसे एंजाइम्स हैं? जिनमें कोफैक्टर होते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप की शक्ल में। कौन सा? हीम ग्रुप। तो पेज नंबर 228 अगर आप देखें PTB का तो उसमें ये रेफरेंस दिया हुआ है, जहां स्केच बना हुआ इसके ऊपर पैराग्राफ में कि हीम ग्रुप इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आफ्टर कोएंजाइम क्यू। तो कोएंजाइम क्यू के बाद पहला कैरियर B आता है, फिर C आता है, फिर A आता है, फिर A3 आता है। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। 74 है कि FADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसको देता है? तो उसका आंसर है ये कोएंजाइम क्यू को देता है, और कोएंजाइम क्यू का दूसरा जो नाम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, या इसी को हम कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं। फेडरल की बुक में ये दिया हुआ है। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ें तो इन कॉम्प्लेक्सेस के बाकायदा नाम हैं। 75 जो डायग्राम दी गई है इसमें पूछा गया है कि पॉइंट C में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट C है यहाँ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रही है। ये क्या दिखाई है आपको? क्रिस्टल की टिप दिखाई है, और यहाँ पर क्या मौजूद होगा? यहाँ पर मौजूद होता है ATP सिंथेज, जो क्या करता है? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके क्या बनाता है? ATP। और इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? इसके लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ATP का बनना जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। अच्छा, बाकी हम क्यों छोड़ रहे हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, लिहाजा ये इरेलेवेंट है। इसी तरीके से कार्बन फिक्सेशन डार्क रिएक्शन है। ये डार्क रिएक्शन की एक स्टेज है, ये भी कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। जबकि हम बात, ये ऊपर जो डायग्राम दी हुई ये है माइटोकॉन्ड्रिया की। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो है वो अगर माइटोकॉन्ड्रियन में होगी, तो ये मैंने SP लिखा, तो कहाँ होगी ये जगह? क्या है ये जगह? है मैट्रिक्स। जबकि जिसके बारे में पूछा गया है वो जगह अगर आप देखें तो कहाँ पर है? C, जो बिल्कुल क्रिस्टल की टिप है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगी। 76 एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये एरोबिक ऑक्सीडेशन, ये कितने टाइम ज्यादा एफिशिएंट है एनएरोबिक से? तो देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट ATP बनते हैं वो 2 हैं, जबकि एरोबिक ऑक्सीडेशन में जो नेट ATP बनते हैं वो हैं 36। तो 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हाउ मेनी टाइम्स? 18 टाइम्स। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या चीज़ हिस्सा नहीं लेती? देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अगर हम पढ़ें
तो ये दो जगहों पर होती है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और ड्यूरिंग जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होती है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मैट्रिक्स में होती है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट चेन हिस्सा नहीं लेती। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो एटीपी बनती हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मेथड। जबकि हमने अभी पढ़ा कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है इस तरीके से जो एटीपी बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हिस्सा नहीं लेती। ठीक है। 78 है ग्लिसरॉल इस रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस में जब एंटर होगा तो इससे क्या बनेगा? तो इसका आंसर है G3P। इस पॉइंट पर जो देखें ना बिल्कुल सेंटर ग्लूकोज और पायरुवेट बनने के दरमियान में एक जगह आती है G3P बनता है। ठीक है। फिफ्थ स्टेप में तो ग्लिसरॉल से भी G3P बनता है। फेडल की बुक का स्केच आप देख सकते हैं। 79 फैटी एसिड्स एरोबिक रेस्पिरेशन में जब हिस्सा लेते हैं तो ये पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं। अगेन वही पेज जहां पर स्केच दिया हुआ है कि ग्लूकोज से हट के प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स भी यूज्ड होते हैं एटीपी बनाने में। नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल जो है वो डिफर करता है पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से। तो कैसे? क्योंकि क्रेब्स साइकिल के अंदर हाइड्रेशन आप अगर फेडरल से पढ़ें तो तीन जगहों पर आपको एडिशन ऑफ वाटर होता हुआ नजर आएगा, जबकि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में पानी का एडिशन नहीं होता। और लास्ट है कि इस बात का फैसला कौन करता है कि जो कार्बन चेन है अमीनो एसिड की वो अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन के बाद ग्लाइकोलाइसिस में एंटर लेगी या क्रेब्स साइकिल? तो साइज ऑफ आर ग्रुप हु बहु फेडरल की ये लाइन है। अगर तो आर ग्रुप बड़ा है तो ग्लाइकोलाइसिस में अमीनो एसिड चला जाता है, और अगर छोटा है तो ये फिर क्रेब्स साइकिल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.